सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं और आज का टॉपिक आप सभी के ग्रुप में हमने भेज दिया है। और कल से हमने रक्त धातु के निर्माण की प्रक्रिया हम देख रहे हैं, रक्त धातु के बारे में पढ़ रहे हैं। अपने क्लास में एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, DMLT कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है, वो हमेशा कहते थे कि बैद जी आप हमें ब्लड के बारे में कब पढ़ाइएगा, ब्लड के बारे में क्या आयुर्वेद में भी बताया गया है क्या? तो जी आज की क्लास में तो नहीं, लेकिन कल की क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगा ब्लड ही क्यों, यानी कि रक्त धातु ही क्यों, क्या क्या टॉपिक है आज हम देख लेते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। तो रक्त धातु का निर्माण, इसे हम एक शब्दों में हेमेटोपोएसिस कह सकते हैं। हेम मतलब ब्लड, पोएसिस मतलब फॉर्मेशन। और ये तीन जो है तीन प्रक्रिया होती है इसमें, या गए तीन स्तर है, उत्पादन, विकास और परिपक्वता, यानी कि ये तीन स्टेज होती है, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन। इस प्रकार से तीन प्रक्रिया है। और जब इरेथ्रोपोएसिस होता है तो RBC बनता है, ल्यूकोपोएसिस में WBC या थ्रोम्बोपोएसिस में प्लेटलेट। लेकिन कल के क्लास में एक अंतिम सवाल था, और सवाल जायज़ भी था, कि यहाँ पे तो रस तो आया नहीं, आपने रक्त बना दिया। रस से रक्त बनता है, रस से रक्त बनता है, तो बिल्कुल रस से ही रक्त बनता है। लेकिन हमने आपको क्या बता दिया जी कि अस्थि मज्जा से रक्त बनता है। तो ऐसा हमने दो सिद्धांत हम पढ़ते हैं कि रक्त धातु का निर्माण मेडुलरी हेमेटोपोएसिस, यानी कि जब अस्थि मज्जा में रक्त धातु का प्रोडक्शन होता है, धातु ने रक्त कोशिका का प्रोडक्शन होता है, तो इसे हमने मेडुलरी हेमेटोपोएसिस, यानी कि मेडुलरी माने कि अस्थि मज्जा में जो है रक्त कोशिका का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमेशा लिखता हूँ कोशिका, धातु नहीं बोलता हूँ मैं, कोशिका का निर्माण हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और एक्स्ट्रा मेडुलरी में क्या हो रहा है कि स्प्लीन, लीवर और स्प्लीन में जो है जब आपका रक्त धातु का निर्माण हो रहा है या रक्त कोशिका का निर्माण हो रहा है ना। तो कब हो रहा है? साइट ऑफ हेमेटोपोएसिस भी पढ़ लिया था कि जब आप गर्भ में थे 2 महीने से जब दूसरा महीना में, ऐसा बताते हैं, यानी कि पहला महीने में कहते हैं कि जब आप 2 मंथ से पहले की क्रिया में बताते हैं, इससे पहले यानी कि जब गर्भ कंसीव होता है, तो उसके बाद जो है योग सेक में, यानी कि जर्दी थैली, इसको हमने नाम दिया था जर्दी थैली, ठीक है। यहाँ पे रक्त धातु बनता है, प्रोडक्शन भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है और परिपक्व भी होता है। लेकिन जब आयुर्वेद भी मानता है और मॉडर्न भी मानता है कि दूसरे महीने में रक्त धातु का निर्माण होता है, तो आज ये प्रमाण भी लेकर के आए हैं। बहुत सारे जो है आज आयुर्वेद का रेफरेंस लेकर के आया हूँ, जहाँ पे बताया गया है कि रक्त धातु का निर्माण जो है कब होता है, दूसरे महीने में। तो मॉडर्न में भी यही माना जाता है कि रक्त धातु का निर्माण जो है तीसरे हफ्ते से होता है, लीवर और स्प्लीन में होता है ना। तो लीवर स्प्लीन में होता है और ये 7वें महीने तक चलता है। 7वें महीने के बाद, चूँकि 7वें महीने के बाद जो है 7वें महीने में जो है अस्थि मज्जा धातु बन जाता है, तब वहाँ पे जो है रक्त कोशिका का निर्माण होने लगता है। लेकिन उसके जो है परिपक्वता के लिए लीवर और स्प्लीन में ही होता है, ये हमने कल देखा। तो एक लास्ट क्वेश्चन था कि रस से रक्त बनता है, रस से आयुर्वेद में ये मान्यता है कि रस से रक्त बनता है और रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है। तो कैसे बनता है, आज इसके बारे में क्लियर जानने वाले हैं। आज इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है आपको बताने वाला हूं। तो ये हमने देख लिया था कल स्टेम सेल के बारे में। तो स्टेम सेल क्या होता है? अस्थि मज्जा जो है, लाल अस्थि मज्जा, यानी कि जो आपका रिप्स का है, वर्टिब्रा है, या कपाल है, श्रोणी है, पेल्विक है, या स्टर्नम बोन है, बहुत सारे ऐसे हड्डियां हैं, छोटे छोटे हड्डियां हैं, जहाँ पे क्या स्टेम सेल होता है, जिसको लाल अस्थि मज्जा भी कहते हैं। वहाँ पे स्टेम सेल बहुत सारे होते हैं, इससे बहुत प्रकार की कोशिका बनती है, यहाँ पे उत्पादन होता है। और ये इसके बाद जो है ये सारी प्रक्रिया जो होती है ना, पूरा जो है डेवलपमेंट और मैच्योरेशन की प्रक्रिया, परिपक्वता जो है आता है लीवर स्प्लीन में कब आता है, तो इसके बारे में आज जानने वाले हैं।
तो आज जो है रक्त धातु का निर्माण प्रक्रिया जानेंगे। किससे? तो रस से, कि रस से रक्त कैसे बनता है, और यहाँ पे जो है ये अस्थि मज्जा का क्या योगदान है जी। ठीक है, तो सबसे पहले ये पढ़ दीजिए, आयुर्वेदिक ग्रंथों में रंजक पित्त। आयुर्वेदिक ग्रंथों में रंजक पित्त के स्थानों के रूप में यकृत, पीलिया और अमाशय का संकेत दिया गया है, जो रक्त धातु के जटिल निर्माण में रक्ताग्नि के साथ इसके तालमेल पर बल देता है। आधुनिक विज्ञान में एरिथ्रोपोएसिस के लिए यकृत, पीलिया और अस्थि मज्जा महत्वपूर्ण है। यकृत विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन जैसे आवश्यक पोषण तत्वों को संग्रहित करता है। विटामिन B12 एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोसाइट की उत्पत्ति, विकास और परिपक्वता की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है और कोशिका पेट की पथवा कोशिका द्वारा स्रावित आंतरिक कारक इसके अवशेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयुर्वेदिक और आधुनिक प्रतिक्रियाओं में समानताएं हैं। हम रक्त धातु निर्माण में रंजक पित्त की भूमिका का पता लगाते हैं। व्यापक समझ के लिए आयुर्वेद अंतर्दृष्टि को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ जोड़ते हैं। तो हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ क्यों जोड़ते हैं जी? व्यापक समझ के लिए। आयुर्वेद क्या मानता है जी कि रस धातु से रक्त बनता है, और आज आपको क्लियर बताऊंगा कैसे बनता है, और सभी धातुओं का निर्माण मैं बता देता, लेकिन अभी रस धातु पढ़ा है केवल और रक्त धातु पढ़ रहे हैं, इसलिए आज केवल जो है रस और रक्त धातु का निर्माण ही जानेंगे, है ना। ये आप देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, इसको मैं आप समझाने वाला हूँ, इसे आप समझ जाएंगे तो समझिएगा कि रस धातु का निर्माण या रक्त धातु का निर्माण आप जान जाएंगे, है ना। और यहाँ पर ये जो है इरेथ्रोपोएसिस, यानी कि ये जो पोएसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन यानी कि निर्माण प्रक्रिया। तो इरेथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसी की, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं बनने की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें जो है क्या योगदान है लीवर और स्प्लीन का। ठीक है, ये भी देखने वाले हैं। तो जी देखिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में क्या मानते हैं कि रंजक पित्त होता है, ये रस को रंग देता है और ये बन जाता है क्या जी, रक्त बन जाता है। ये पूरा जो है सही नहीं है, या फिर कई मॉडर्न वाले तो इसको बिल्कुल नकार देंगे, है ना, इसको बिल्कुल गलत कह देंगे कि छोड़ो ये सब रस से रक्त बनाते, इसको समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए पूरा के पूरा गलत कह देगा। और ये बात सच भी 100% नहीं है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक ग्रंथों में क्या बताया गया है जी कि रंजक पित्त के स्थान के रूप में यकृत और पीलिया और अमाशय का संकेत दिया गया है। क्या बताया था मैंने, जब मैं आपको रंजक पित्त पढ़ाया था तो मैंने आपको बतलाया था कि उसका उत्पादन अमाशय में होता है, जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर हमने बताया था, है ना, आंतरिक कारक बताया था, कारक याद करिएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कि आंतरिक कारण जो अमाशय द्वारा जो है अमाशय में उत्पन्न होता है, और यकृत और पीलिया में क्या है कि ये संग्रहित होता है, ऐसे बताया था। और ये जो है और भी यकृत का और क्या काम है जी, यकृत क्या क्या काम है, तो आधुनिक विज्ञान में भी साबित है कि अस्थि मज्जा और यकृत पीलिया, ये तीन प्रमुख जो है अंग जो है इरेथ्रोपोएसिस के लिए जो है यानी कि आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो लीवर जो है विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड, आयरन जैसे तत्वों को संग्रहित करता है। लीवर का ये कार्य है। लीवर के बारे में थोड़ा जानते होंगे तो जानते हैं कि ये यहाँ पे जो है बहुत सारे आयरन जो है संग्रहित रहता है। आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 और भी बहुत सारे विटामिन यहाँ पे संग्रहित करता है लीवर। और विटामिन B12 क्या करता है, इरेथ्रोपोएसिस यानी कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल की उत्पत्ति, विकास और परिपक्वता की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि अपनी पाचन की शुरुआत जो मुख से होता है, लेकिन पाचन का जो अंत होता है यानी कि संपूर्ण पाचन की क्रिया ग्रहणी में होता है, छोटी आंत में होता है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो है पाचन की क्रिया मुख में हो गया, केवल शुरुआत होता है। इसी प्रकार से आपको ये समझना है कि एरिथ्रोपोएसिस यानी कि रक्त निर्माण की प्रक्रिया, प्रोडक्शन यानी कि उस कण का निर्माण, जो सेल है, ये क्या है, ये रक्त क्या है, सेल क्या बताया मैंने, धातु बताया। धातु मतलब क्या होता है, उत्तक बताया मैंने, ठीक है। तो उत्तक ये यानी कि ये शरीर का धारण करने का काम करता है। तो आरबीसी है ना, बहुत सारे सेल का निर्माण करता है, यानी कि ये जो सेल है ये क्या है, ये सेल है, और सेल के समूह को टिश्यू यानी कि उत्तक कहते हैं। तो ये जो सेल है, तो ये इसका उत्पादन हो रहा है आपका क्या है कि स्टेम सेल यानी कि अस्थि मज्जा में, और लाल रक्त अस्थि मज्जा में हो रहा है, लाल रक्त मज्जा में, ऐसा मैं सुश्रुत ने बताया है ना। और इसके बाद जो है, जब ये प्रक्रिया जो है एरिथ्रोपोएसिस प्रक्रिया हम इसे कहते हैं, यानी कि रक्त निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं, तो ये लीवर में संपन्न होता है। जिस प्रकार से अपना पाचन क्रिया संपन्न होता है, इसी प्रकार से रक्त निर्माण की प्रक्रिया भी संपन्न हो जाता है यकृत और प्लीहा में, ठीक है। तो यकृत में भी बहुत ज़्यादा क्या है कि विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन जैसे होते हैं तत्व, जो क्या है एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी के निर्माण में परिपक्वता के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर मैंने बता दिया था, यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे हम क्या है कि कर रहे हैं, रंजक पित्त से कोरिलेट कर रहे हैं कि रंजक आंतरिक कारण जो अमाशय में उत्पन्न होकर के और स्राव होता है, और लीवर स्प्लीन में, लीवर में संग्रहित होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, रस का फिर से नहीं आया, रस का महत्व कि रस तो आया नहीं और रक्त धातु बन गया। तो अब हम रस से संबंधित क्या होता है, कोशिका सेल प्रोडक्शन, ठीक है, कहाँ हुआ जी, आपका अस्थि मज्जा में हुआ। कहाँ आया, तो आपका जो है आपका आ गया लीवर में आ गया। अब क्या होगा, रस क्या करेगा, अब हम जानते हैं रस क्या करेगा। पहले आया कैसे से, किसी ने एक ने पूछा कि ये हड्डी में रहता है, अस्थि मज्जा यानी कि अस्थियों के अंदर रहता है, तो ये आया कैसे, है ना, ब्लड सर्कुलेशन में आया कैसे, क्या कोई नस है क्या, तो नहीं, नस नहीं है, लेकिन हाँ छोटे छोटे क्या है जी, कैनाल है, जिसको कहते हैं हैवर्सियन कैनाल। कहिएगा आयुर्वेद में क्या कहा गया है, तो सब आएगा। तो इसे कहा गया है हैवर्सियन कैनाल, यानी कि एक सूक्ष्म, है ना, कहे कि जिसे कैपिलरीज होता है ना, कुछ ऐसा ही जो केशिका होता है, बिल्कुल सूक्ष्म होता है। और अस्थि के अंदर भी क्या है कि ब्लड वेसल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है ना। लेकिन मांस के नीचे जो होता है ये तो बहुत ज़्यादा, सिरा और धमनी तो बहुत मोटी होती है, सभी जानते हैं। लेकिन अस्थियों के अंदर जो होता है, अस्थि मज्जा का निर्माण जब होता है, अस्थि मज्जा के अंदर जब ब्लड कोशिका का, रक्त कोशिका का निर्माण होता है, तो कैसे आता है, तो हैवर्सियन कैनाल के थ्रू ब्लड वेसल्स में, यानी कि रक्त प्रवाह में आता है और लीवर में पहुंचता है, ठीक है। और लीवर में पहुंच करके क्या होता है, रस क्या करता है, अब जानते हैं। यानी कि ये जो इसका परिपक्वता, यानी कि ये जो सेल आया है ना, सेल जो आया है उसकी परिपक्वता होगा किसके द्वारा, रस के द्वारा होगा। तो यहाँ पे रस का ये योगदान रहेगा। अब हम आपको जानते हैं कि असल में रस से रक्त कैसे बनता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यकृत प्लीहा रक्त के स्थान पर जाकर रक्त के साथ मिलता है। देखिए स्क्रीन पे एक शब्द आया है, आप स्क्रीन पे गौर करिए, और यहाँ पे ये आ रहा है लाइन कि रक्त के स्थान पर जाकर के, तो रक्त का स्थान क्या है जी, लीवर और स्प्लीन रक्त के स्थान पर जाकर रक्त के साथ मिल जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि रस जो है रक्त बदल जाता है, यहाँ पे क्या है, रक्त के साथ मिल जाता है, यानी कि जो वहाँ से आया है, कहाँ से, जो क्या है कि अस्थि मज्जा से जो सेल आया है उसके साथ मिल जाता है, यानी कि उसको पोषण दे देता है, वो रस जो है उसके साथ मिल करके पोषण दे देता है उस सेल को, और वो परिपक्व हो जाता है। तब हम कहते हैं रक्त धातु का निर्माण हो गया। चलिए इसको पूरा पहले पढ़िए, क्या कहा गया भाव प्रकर्ष निघंटु में, तब आपको समझ में आएगा क्लियर, ठीक है जी। तो पढ़िए ये लाइन, वह कफ प्राणवायु से प्रेरित होकर धमनी मार्ग से शरीर रंभक क्लेदक नामक कफ को जाकर पुष्ट करता है। उसके बाद सारभूत आहार जात रस के दो भाग होते हैं, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। उसमें स्थूल भाग शरीर रंभक रस को पुष्ट करता है तथा संपूर्ण शरीर में रहने वाले
व्यान नामक वायु से प्रेरित होकर धमनियों द्वारा संचार करता हुआ अर्थात बह के पोषण, स्नेहन तथा जठरानल की गर्मी से उत्पन्न हुए संताप के निवारण आदि गुणों से संपूर्ण शरीर को पुष्ट करता है। उसके बाद सूक्ष्म भाग प्राण वायु से प्रेरित होकर धमनियों द्वारा शरीरांभक, शरीर को बनाने वाले रक्त के स्थान पर अर्थात यकृत और प्लीहा रूप रक्त के स्थान पर जाकर रक्त के साथ मिल जाता है। उसके बाद प्राचीन रक्त के अग्नि से पुनः पकता हुआ पांचों अहोरात्र यानी दिन और रात और 1.5 दंड तक उसकी प्राचीन रत्न संध्यक धातु में स्थित रहता है। उसके बाद जैसे लोक में अग्नि से पुनः पुनः पकाए जाते हुए ईख के रस से बार बार मल निकलता है, वैसे ही पुनः पुनः पकाए जाते हुए आहार के रस से भी प्रति बार मल निकलता है। उस रक्त की अग्नि से पकाए जाते हुए आहार। ठीक है जी, ठीक है जी। देखिए इसी को समझना है क्या बताया गया है। देखिए एक ही लाइन इसमें महत्वपूर्ण है कि जो रस हैं, रस के 2 भाग होते हैं, यानी कि आपने जो ग्रहण किया तो जो आहार रस बना, पहले तो आहार रस बना, सभी को पता है आहार रस बना, और आहार रस के बाद उसकी क्रिया होती है, किसकी? रस अग्नि की क्रिया होती है। और रस अग्नि की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है आगे देखते हैं, पहले यहाँ से समझ लेते हैं। रस अग्नि की क्रिया होती है। अब यहाँ पे जो ये महत्वपूर्ण है इसको पहले समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रक्त धातु, यानी कि सभी चाहते हैं जी कि रक्त धातु कैसे बनता है, तो इसके बारे में मैं कहता हूँ। रक्त धातु कैसे बनता है, रक्त धातु का निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ रक्त धातु, तो पंचभौतिक आहार, यानी कि हम क्या करते हैं जी, भोजन ग्रहण करते हैं। कैसा ग्रहण करते हैं? जो पंचभौतिक होता है, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, महाभूत, प्रधान, ऐसा ही कुछ हो सकता है। जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं, जैसे आपने घी पी लिया है ना, तो घी भी क्या है? पंचभौतिक। हर एक चीज़ क्या है? पंचभौतिक। आपने अगर गेहूँ ज़्यादा गेहूँ की रोटी खाई तो समझिएगा कि इसमें पृथ्वी महाभूत ज़्यादा है, ठीक है। और यदि आपने दूध पिया तो उसमें आप महाभूत ज़्यादा है, घी खा लिया तो तेज महाभूत ज़्यादा है, जौ खा लिया तो उसमें वायु महाभूत ज़्यादा है। तो कुछ ऐसा ही महाभूत तो कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है किसी भी चीज़ में, लेकिन है पंचभौतिक ही। तो हम ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, और आहार ग्रहण करने के बाद क्या होता है? जठर अग्नि की क्रिया होती है। जो कहाँ होती है जी? आपके ड्यूडेनम में होता है, आपके ग्रहणी में होता है। कहाँ होता है? आपके ग्रहणी में जठर अग्नि की क्रिया होती है। जठर अग्नि की क्रिया के क्या है कि आपके ग्रहणी में होता है। तब 2 चीज़ें होती है। जब जठर अग्नि की क्रिया होती है तब 2 चीज़ें बनती हैं। पहला आया है सार भाग, सार भाग, और दूसरा है मल भाग। तो सार भाग क्या? सार भाग मतलब क्या होता है? अन्न, रस। और मल भाग क्या? तो आपका स्टूल और मूत्र, यानी यूरिन और स्टूल, ये 2 चीज़ें। जैसे आपने शुगर केन लिया और इसे आपने निकाला, जूस निकाला, मशीन में डाला, तो एक तरफ से क्या है कि जूस निकलेगा, एक तरफ से क्या है उसका किट निकलेगा, यानी कि उसका क्या है कि छिलका निकलेगा, खोइया निकलेगा, ठीक है। तो सार भाग एक तरफ और मल भाग एक तरफ निकलेगा। तो मल भाग तो क्या होगा जी? फेंक देंगे, जला देंगे, फेंक देंगे। तो अपना जो आप भोजन ग्रहण किए हैं तो उसका सार भाग बना। तो सार भाग आहार रस कहलाया। क्या कहलाया? आपका कायल कहलाया, आपका आहार रस कहलाया, रस धातु नहीं कहलाया। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। सीधा कहेंगे कि भोजन ग्रहण करने के बाद क्या बना जी? तो रस धातु बना। नहीं, रस धातु सीधा नहीं बनता है, या सीधा रक्त धातु नहीं बनता है। पहले रक्त बनता है, उस रक्त पे रक्त धातु की क्रिया होती है, तब रक्त बनता है, तब रक्त धातु बनता है, और इसके बाद मांस बनता है, और उस मांस पे मांस धातु की, मांस अग्नि की क्रिया होती है। क्या आप लोग सोच रहे होंगे कि रस धातु पे, है ना, भला रस धातु पे भला रस अग्नि की क्रिया होगा? जब ये धातु बन ही गया तो रस अग्नि की क्रिया होके करेगा क्या? ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि नहीं, रस अलग है, रस धातु अलग है, रक्त अलग चीज है, रक्त धातु अलग है,
मास अलग है, मास धातु अलग है। यानी कि जब तक उस धातु पे उस अग्नि की क्रिया नहीं होगी वो धातु नहीं बनेगा। तो जैसे आप सोचते होंगे कि रक्त धातु पे रक्त अग्नि की क्रिया हो रही है तो रक्त बन रहा है, ये तो तर्क संगत नहीं है। जब ये रक्त धातु है ही और इसके ऊपर रक्त धातु की क्रिया हो रहा है तो फिर रक्त बन कैसे रहा है? ये आगे तो मांस बन जाना चाहिए। तो रक्त पे रक्त धातु के ऊपर क्रिया नहीं होती है, रक्त धातु के ऊपर रक्त अग्नि की क्रिया नहीं होती है, बल्कि रक्त के ऊपर अग्नि की रक्त के ऊपर रक्त अग्नि की क्रिया होती है, यानी कि अग्नि की क्रिया होती है। ठीक है जी। जैसे क्या है कि गुड़ के ऊपर क्रिया नहीं, अग्नि की क्रिया नहीं होती है। गुड़ बन गया तब हम अग्नि की क्रिया नहीं करते हैं, जब तक वो गन्ने का रस है, रस पे क्रिया करते हैं ताकि वो गुड़ बने। अब इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे सार भाग बना तो सार भाग और मल भाग हमेशा याद रखिएगा। इसको हम कहते हैं सार भाग, किट भाग। तो सार भाग क्या है? आपका काइल है, आपका वो जूस है, वो इसको हम कहते हैं रस। रस धातु नहीं कहते हैं। और उस रस पे रस अग्नि की क्रिया होती है। देखिए ये रस अग्नि की क्रिया है। ठीक है जी। तो सार भाग पे यानी कि उस रस पे, ठीक है, उस रस पे यानी कि उस अन्न रस पे रस धातु की यानी कि रस अग्नि की क्रिया होती है। क्या होती है जी? रस पे रस अग्नि की क्रिया होती है। अन्न रस पे रस अग्नि की क्रिया होती है अग्नि एक ही, लेकिन जब क्रिया होती है रस धातु पे तो रस अग्नि कहलाती है, होती है रक्त पे तो रक्त अग्नि कहलाती है। तो यहाँ पे रक्त अग्नि की क्रिया हुई। क्या हुई? रस अग्नि की क्रिया हुई। तब तीन चीज बनेगा। क्रिया जब होती है यानी कि जब ऊर्जा लगता है, ये अग्नि क्या है जी? ऊर्जा है। क्या है? ये ऊर्जा है, तेज महाभूत है। ठीक है। तो परिवर्तन तभी आता है जी जब यहाँ पे कोई ऊर्जा हो, जब वहां पे तेज महाभूत हो। तो यहाँ पे रस अग्नि की क्रिया होती है, रस पे उस अन्न रस पे रस अग्नि क्रिया होती है, तब तीन चीज बनती है। हमेशा तीन चीज बनेगा। पहला तो मल बन जाएगा। मल, जैसे गन्ने का जूस आपने तैयार निकाला, यानी कि गन्ना है, उसे आपने निकाला तो जूस अलग बना। ठीक है। और जूस बनने के साथ साथ में उसका मल भी बन गया। तो ये दो चीजें बन गया। इसके बाद हम क्या करते हैं? गन्ने के जूस को हम क्या करते हैं? कड़ाहे में डालते हैं। और कड़ाहे में डाल करके हम इसे गर्म करते हैं तो सबसे पहले मल निकलता है। ऊपर ऊपर क्या निकलेगा? झाग निकलेगा। जो गुड़ बनाए होंगे उनको अच्छे तरह से पता होगा, देखा होगा बनते हुए जो। तो क्या होगा? पहले मल बनेगा तो रस का मल बन गया कफ। क्या बन गया जी? कफ बन के निकल गया, यानी कि ऊपर ऊपर जो है कफ बन गया। यानी कि पहले कफ बना और इसके बाद क्या हुआ? कुछ इसमें से क्या होगा? स्थूल भाग बन जाएगा और कुछ इसमें सूक्ष्म भाग होगा। यानी कि कुछ देखते होंगे ये रस क्या होता है, ऐसा नहीं कि जितना आपने रस लिया उतना ही गुड़ बनेगा। मल बन गया, इसके बाद कुछ सूक्ष्म भाग यानी कुछ जो है भाप बन के उड़ जाएगा और कुछ जो है स्थूल भाग बनेगा। कुछ क्या होगा? स्थूल भाग बनेगा। ठीक है। तो स्थूल भाग क्या बनेगा? आपका रस धातु बनेगा। स्थूल भाग क्या बनेगा? आपका रस धातु बनेगा। यानी कि जो गुड़ बना है, यानी कि गन्ने के रस में जो मल बना है, झाग बना है, जिसको आपने फेंक दिया है, फेन बना है, वो आपका कफ है, मल है। और जो आपका गुड़ बना है वो आपका स्थूल भाग यानी कि जो हमें प्राप्त होगा स्थूल, तो वो हो गया रस धातु बना। और जो आपका सूक्ष्म भाग यानी कि कुछ ऊपर उड़ गया, कुछ आपका ऊपर उड़ गया भाप बन करके, वो सूक्ष्म भाग हो गया। तो स्थूल भाग आपका क्या बन गया जी? रस धातु बन गया। अब हुआ रस धातु। रस धातु कब बना? जब रस अग्नि की क्रिया हुई। उस रस पे, उस आहार रस पे रस अग्नि की क्रिया हुई, तब रस धातु बना। और उस रस धातु का आगे क्या होगा? आगे रस धातु बन गया, ये सभी को पोषण देगा। और लेकिन सूक्ष्म भाग बना, वो क्या हुआ? तो सूक्ष्म भाग दो चीजें बनती है। सूक्ष्म भाग से ही रक्त निर्माण अंश बनता है। देखिए यहाँ पे रक्त नहीं बना, रस अग्नि की क्रिया हुई तो रक्त बना, रक्त निर्माण अंश बना। देखिए जी, रक्त निर्माण अंश बना। कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है कि कौन सी अग्नि होगी, कौन सी अग्नि की क्रिया होगी तब रक्त बनेगा। तो रस अग्नि की क्रिया होगी तभी तो रक्त अंश बनेगा, लेकिन रक्त धातु नहीं बना अभी। जब इस रक्त अंश पे रक्त अग्नि की क्रिया होगी तब रक्त धातु बनेगा। तो इसे हम समझते हैं। तो आपका क्या बन गया जी? आपका बन गया तीन चीजें बन गया।
यानी कि गन्ने को आपने गन्ने जूस को गर्म किया, 3 चीज़ें बन गया, झाग बन गया, मल फेन जो बना उसको आपने फेंक दिया, मल बन गया, कफ बन गया, और आपका स्थूल भाग गुण प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ पे रस धातु प्राप्त हुआ, और उड़ गया जो सूक्ष्म रूप में, ये सूक्ष्म भाग में, तो यहाँ पे जो है ये रस धातु का जो सूक्ष्म भाग बना वो स्तन्य और आर्तव बना। यहाँ पे रज लिखना चाहिए था, स्तन्य और रज, ठीक है। और हमने अंतर बता दिया था बहुत पहले ही, रज और आर्तव में अंतर बतला दिया था मैंने। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि एक ही समझ लेते हैं, लेकिन है वही चीज़, है ना। तो क्या है कि स्तन्य बना, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क बना जी, ठीक है। और क्या है कि ये बन गया उपधातु, और सूक्ष्म भाग क्या बन गया, ये सूक्ष्म भाग का ही भाग है, मैंने सूक्ष्म भाग से ही बन रहा है ये। तो उपधातु भी बनता है और रक्त निर्माण अंश भी बनता है, और ये रक्त निर्माण अंश पे जब रक्त अग्नि क्रिया होगी, इस रक्त निर्माण अंश पे रक्त अग्नि होगी, यानी कि रक्त धातु की रक्त अग्नि की क्रिया होगी, यानी कि यहाँ पर भी अग्नि की क्रिया जब होगी तब 3 चीज़ बनेगा। क्या क्या बनेगा जी, क्या बनेगा? तो पहला तो क्या है जी, मल बनेगा, ठीक है जी। रक्त क्या है जी, यानी कि रक्त अग्नि की क्रिया हुई ना, देखिए रक्त अग्नि क्रिया है, 3 चीज़ बनेगा। पहला सूक्ष्म भाग, स्थूल भाग, मल भाग हमेशा होगा जी। तो मल भाग क्या बनेगा जी, रक्त धातु का मल है पित्त, तो पित्त बन गया, ठीक है। और स्थूल भाग क्या बन गया जी, रक्त धातु बन गया, रक्त धातु बना, यानी कि फिर से गुण के रूप में प्राप्त होगा, ये रक्त धातु प्राप्त होगा। और सूक्ष्म भाग क्या बन गया, तो आपका मांस निर्माण अंश बन गया, मांस निर्माण अंश बन गया। और उपधातु क्या बन गया जी, कंडरा सिरा और मल के रूप में आर्तव भी बनता है। और कई क्या है कि सरंगधर ऋषि ने तो अलग अलग माना है, लेकिन रस और रक्त हमेशा याद रखिएगा, रस और रक्त से आर्तव, ऐसा आपको हमेशा मानना है जी। क्योंकि जब तक अच्छा रस भी नहीं रहेगा तो भी क्या है कि आर्तव अच्छा नहीं रहेगा, और रक्त भी अच्छा नहीं रहेगा तो आर्तव अच्छा नहीं रहेगा। तो आपका मल और आपका उपधातु और आपका जो है सूक्ष्म भाग, तो मल क्या है जी, पित्त हो गया और आर्तव भी मानते हैं, और उपधातु क्या हो गया, कंडरा सिरा और आर्तव भी मानते हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, उपधातु के रूप में। वैसे तो चरक ऋषि ने तो कंडरा सिरा फेमस कर ही दिया है, कंडरा सिरा, है ना। और सरंगधर ऋषि में जो है, सरंगधर ऋषि के अनुसार रक्त धातु से निर्मित बताया जाता है आर्तव, तो इसको भी हम मान के ही चलते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है कि सूक्ष्म भाग क्या है बना, आपका मांस निर्माण अंश बना, और इस मांस निर्माण अंश पे आपका मांस अग्नि की क्रिया होगी, मांस धातु पे नहीं, मांस निर्माण अंश पे मांस अग्नि की क्रिया होगी, तब आपका फिर 3 चीज बनेगी। क्या क्या बनेगा, मल बनेगा, मल के रूप में जो मैंने बताया था आपको, है ना, कि मल जो आपके आँखों से, खास करके कान से, नाक से जो निकलता है, ये मल बन गया। और आपका जो है स्थूल भाग क्या बन गया जी, मांस बन गया। और सूक्ष्म भाग क्या बनेगा जी, सूक्ष्म भाग क्या बनेगा, मांस के बाद क्या बनेगा, मेद, तो बन गया मेद निर्माण अंश बनेगा, और फिर इसके बाद मेद अग्नि क्रिया होगी, आगे इसी प्रकार से चलते रहेगा। अब मैं आपको क्लियर समझाता हूँ क्या होता है। जो एरिथ्रोपोएसिस में, यानी कि हेमेटोपोएसिस या एरिथ्रोपोएसिस, यानी कि रक्त निर्माण, लाल रक्त कोशिका निर्माण में क्या होता है, जो सेल प्रोडक्शन होता है आपके अस्थि मज्जा में, और जब ये रक्त प्रवाह में आता है, और तब तक क्या है कि पूरा कंप्लीट ये परिपक्व नहीं होता है, ठीक है। एरिथ्रोपोएसिस की बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, यानी कि रक्त निर्माण की बहुत लंबी, कोशिका का डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे विकास होगा, लेकिन परिपक्वता कब आएगा, जब उसे रस धातु मिलेगा। जब उसे रस धातु मिलेगा तो वो जो सेल है वो क्या है, परिपक्व हो जाता है, तब हम कहते हैं रक्त बन गया। तो आप क्या मानते हैं जी, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ये मान सकते हैं कि क्या है कि रक्त निर्माण बोन मैरो करता है, ये रक्त निर्माण जो है ये रस धातु करता है, लेकिन बनता किससे है जी, पोषण किससे मिलता है, रस धातु से मिलता है। पोषण रस धातु से लेकर के, सेल जो है रस धातु से पोषण लेकर के, हर एक सेल रस धातु से ही पोषण लेगा जी। यहाँ तक कि मसल्स जो टिश्यू है ये भी क्या है, रस धातु से ही पोषण ले रहा है। मेद, अस्थि, मज्जा सभी जो है रस धातु से ही पोषण लेगा, है ना। क्योंकि रस क्या है जी, रस मैंने क्या बताया, संपूर्ण शरीर में घुरता है, संपूर्ण शरीर में
भ्रमण करता है, संपूर्ण शरीर में विचरण करता है सभी रक्त और उदक के साथ में। तो पोषण देने का काम आपके रस धातु के रस के ऊपर ही निर्भर है, यानी रस ही पोषण देता है। तो रस धातु से पोषण लेकर के ये आपका रक्त बनता है जी, ठीक है। लेकिन सेल वहीं से आता है, प्रोडक्शन वहीं से होता है। तो ये क्लियर हो गया जी। अभी क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड, फॉर्मेशन ऑफ रक्त धातु से रिलेटेड, है ना। कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके, है ना, समझ में आ गया हो तो। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे रस अग्नि आपने बताया, तो जैसे हम लोग किसी चीज को जब ग्रहण करते हैं तो सार भाग अलग हो जाता है और हाँ, कीट भाग अलग हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो फिर उसका एक भाग बनता है मल भाग और रस धातु भाग और सूक्ष्म भाग। तो ये जो रस अग्नि जो मिक्स होती है, ये रस धातु की मिक्स मतलब किस जगह पे होती है, ये थोड़ा समझा पाएंगे? ये कहाँ पे होती है? ये जो है हाँ। हो रहा है आपके रक्त निर्माण की प्रक्रिया जो है लीवर में हो रहा है जी, लीवर और स्प्लीन में हो रहा है। रंजक पित्त यहाँ रहता है, यानी कि ये जो पित्त है यानी कि अग्नि, रंजक अग्नि भी नाम दिया है मैंने, ठीक है। तो रंजक अग्नि नाम दिया ना शास्त्रों में। तो ये रक्त निर्माण की प्रक्रिया जो है लीवर और स्प्लीन में संपन्न हो रहा है जी, लीवर में, ठीक। और जैसे कि इसमें एक मल भाग बनता है कफ, तो अगर किसी को कफ की समस्या हो तो हम उसके रस धातु की विकृति समझे उसे, या उसे कफ वात पित्त कफ रोगों में डिफाइन करें? हाँ, तो ये जो है रस धातु के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बता दिया है ना, रस पाचक का प्रयोग करना है श्वास काश में, है ना, दमा स्थमा में, राजक्षमा में रस पाचक का प्रयोग मैंने बताया था ना। तो रस धातु का जो विकार है वो कफ के विकार से मिलता जुलता है, और जो आपका पित्त विकार है वो रक्त धातु के विकार से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ऐसा ही समझिए। हाँ, ये रस धातु यानी कि दोष तो कफ है, लेकिन दुष्य यानी कि जो धातु है खराब वो रस धातु है कफ में। रक्त में यानी कि रक्त में क्या है, यानी पित्त में क्या है कि पित्त दोष है, लेकिन दुष्य यानी कि कौन से धातु दुष्ट हुआ है, तो आपके रक्त धातु हुआ है। तो दोष और दुष्य यानी कि दोष कौन सा है, धातु किस में हुआ है विकृति, ये दोनों चीज देखना है। तो अगर कफ का कोई भी प्रवृत्ति होता है तो उसमें हमें फिर रस धातु पे काम करना चाहिए, फोकस बिल्कुल करना चाहिए रस धातु, क्योंकि दुष्य जो है रस धातु ही तो है। रस धातु अगर आपका अच्छा रहेगा तो मल आपका अच्छा बनेगा ना, बहुत नियंत्रित में बनेगा ना, जितनी बननी चाहिए, जितनी आवश्यकता भी है। और कफ भी तो बननी चाहिए बल के लिए, कफ है तो बल है, तो कफ जो है बल देता है, तो कफ भी बननी चाहिए। सनिग्धता देता है तो कफ भी बननी चाहिए। एकदम सूखनी भी नहीं चाहिए और एकदम बढ़नी भी नहीं चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए। तो ये बैलेंस कब हो, जब आपकी रस अग्नि अच्छी रहेगी। तो रस अग्नि अगर मंद हो गया जी, फिर से मैं बताता हूँ, रस अग्नि मंद हो गया तो क्या हो जाता है, रस अग्नि मंद हो गया तो रस स्थूल धातु यानी कि रस अग्नि बढ़ गई। पहले तो रस अग्नि मंद हो गई, तो रस अग्नि मंद होने से रस धातु की वृद्धि हो जाती है, और रस अग्नि तेज हो गई तो रस धातु का क्षय हो जाता है जी। मान लीजिए कि आप दूध गर्म कर रहे हैं, और दूध गर्म कर रहे हैं लेकिन अग्नि बढ़ ही नहीं रही है, तो क्या होगा जी, अग्नि रहेगी ही नहीं, तो क्या होगा, अगले दिन दही बन जाएगा। वो दूध से क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा, गर्म ही नहीं हुआ। और अगर मान लीजिए कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया कि 2 लीटर 5 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध है, और हाई टेम्परेचर कर दिया, 2 मिनट में ही जल भुन गया, है ना, पूरा तेज हो गया अग्नि जब, तो क्या होगा, दूध जल जाएगा, और दूध जल जाएगा तो कुछ बचेगा वहाँ पे नहीं। तो इसलिए क्या है बताया, मैंने क्या बताया था, यही बताया था कि जब अग्नि मंद होगा तो उस धातु की वृद्धि होगा। जैसे ये रस अग्नि है, तो रस अग्नि मंद हो गया तो रस धातु की वृद्धि यानी कि वो पड़ा रह जाएगा, स्थूल धातु ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रस धातु की वृद्धि। और रस अग्नि तेज हो गया तो क्या बचेगा जी, क्या बचेगा बताइए, रस अग्नि तेज हो गई, यानी कि रस अग्नि तेज हो गई, रस धातु की यहाँ पे क्षय हो जाएगा, क्योंकि कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। इसलिए ये भी समझना है। और अब आइए रक्त अग्नि पे। रक्त अग्नि जो रक्त निर्माण अंश पे जब रक्त अग्नि की क्रिया होगी, तो अगर रक्त अग्नि
मंद हो गई तो रक्त अंश क्या है जी, पड़ा रहेगा, रक्त अंश पड़ा रहेगा, उस पर कोई अग्नि ही नहीं होगी, है ना, उस पर कोई अग्नि की क्रिया ही नहीं हो रही है तो वो पड़ा रहेगा, तो रक्त धातु की वृद्धि हो जाएगी। और रक्त अग्नि तेज हो जाएगा तो जो भी रक्त अंश है वो सब कुछ जल भुन जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। इसलिए रक्त धातुओं की कब वृद्धि होती है, कब क्षय होता है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। जब अग्नि मंद होता है, मंद होने से वृद्धि होता है, मंद होने से उस धातु की वृद्धि होगा और तेज होने से उस धातु का क्षय हो जाएगा। जैसे रस धातु का हमने पढ़ लिया है, आगे हम रक्त धातु का भी पढ़ेंगे जी, ठीक है। तो और भी कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं जी, फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो जी एक बात मैं फिर से इसको रिपीट कर देना चाहता हूँ कि रस से रक्त कब बनता है, यानी कि जब यकृत प्लीहा रूप रक्त के स्थान पर जाकर, यानी कि ये रस जो है कहाँ जाता है जी, रक्त के स्थान पे, रक्त के साथ मिल जाता है। यानी कि जो रक्त कोशिका, यानी कि जो रक्त कोशिका जो आया है कहाँ से, तो अस्थि मज्जा से जो आया रक्त कोशिका, तो रक्त के साथ मिल जाता है, ये रस मिल जाता है। ऐसा नहीं कि रस से रक्त रस है इसको किसी ने रंग दिया कलर में वो रक्त बन गया, तब ये 100% गलत हो जाएगा जी। और मॉडर्न में तो माना ही नहीं जाएगा कि काइल को रंग देने से कोई रक्त बन जाएगा, रक्त कोशिका बन जाएगा, मानेगा ही नहीं। तो हम कैसे इसको 100% जो है क्या है कि सही किस प्रकार से समझें, ताकि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी 100% सही हो और मॉडर्न दृष्टिकोण से भी 100% सही हो। तो ये जो है क्या है कि मैंने जो ये वाला जो मैंने रेफरेंस दिया है क्या कहते हैं भाव प्रकाश निघंटु का, ये एकदम 100% सही है कि रस जो है क्या होता है कि रक्त धातु को पोषण दे देता है। अब बताया भी तो गया है कि रक्त को पोषण, रक्त धातु को पोषण कौन देता है जी, रस देता है। रक्त धातु को पोषण कौन देता है, रक्त देता है। और मांस धातु को पोषण कौन देता है, रक्त देता है। यानी कि एक धातु उत्तरोत्तर धातु को पोषण देता है। तो यही तो क्लियर हुआ कि रस धातु नहीं रहेगा तो रक्त नहीं बनेगा, क्योंकि रक्त धातु ही पोषण देगा किसको, रक्त कोशिकाओं को पोषण देता है और इसके बाद रक्त बन जाता है, रक्त कोशिका बन जाता है जी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा हमें लगता है। अब हम जानते हैं, ये पढ़िए अब। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, मॉडर्न में बताया जाता है कि रक्त जो है 10 दिन में बनता है जी। यानी कि जो इरेथ्रोपोएसिस होता है, यानी कि पहले अस्थि मज्जा में प्रोडक्शन होता है, सेल का जब स्टेम सेल के द्वारा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बहुत प्रकार का मतलब क्या है कि बहुत स्टेप रहता, बहुत स्टेज रहता है ना। इसके बारे में आप गूगल करके पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे अधिक समझाएंगे तो कुछ साथी को समझ में नहीं आएगा। और ये जो है आपका अस्थि मज्जा से लेकर के लीवर तक होता है ये प्रक्रिया, इसको कहते हैं इरेथ्रोपोएसिस, है ना, यानी कि लाल रक्त कोशिका निर्माण। तब क्या होता है, यहाँ पे रस धातु का जो है पोषण मिलता है, रस धातु से पोषण लेकर के लास्ट में जो है लीवर में जो है ये रक्त बन जाता है ना, रक्त कण बन जाता है, परिपक्व हो जाता है। तब हम कहते हैं 10 दिन में ये क्रिया, क्या आयुर्वेद में बताया है कि ऐसा बताया गया है, आयुर्वेद में ये सूत्र दिया गया है कि 10 दिन में, है ना। सरंधर ऋषि ने भी बताया है, सुश्रुत ऋषि ने भी बताया है, सभी ऋषियों ने यही बताया है कि 10 दिन में रक्त बनता है। और रस जो है 5 दिन में बनता है। 5 दिन में रस धातु, ठीक है, 5 दिन में रस धातु, 10 दिन में रक्त धातु, 15 दिन में मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इस प्रकार से 30 दिन में आपका जो है शुक्र धातु बनता है जी, ठीक है, 30 दिन में, ठीक है। तो 1 महीने, ठीक है, इसको कहा गया है 1 महीना लगभग लग जाता है सुश्रुत के अनुसार, तो ठीक है। तो आगे पढ़िए। हाँ, अच्छा, हैंड रेज है आपका, कोई प्रश्न है जी? हाँ सर, मेरा एक प्रश्न है। जैसे कि सर जो हीमोग्लोबिन की कमी की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसमें सर फिर कहाँ से प्रॉब्लम आती है कि अस्थि मज्जा से सेल्स का निर्माण कम हो जाता है, या फिर यकृत और प्लीहा में रक्त जो रस का जो यहाँ पे आके रक्त पाचक होता है सर, नहीं, यहाँ पे जो है कोशिका का निर्माण, मैं समझ गया आपका प्रश्न। आपका ये प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है ना। हीमोग्लोबिन क्यों कम होता है, ये जो है लीवर और स्प्लीन की समस्या है जी, हीमोग्लोबिन का बोन मैरो की समस्या
यहाँ पे अभी नहीं देखना है, यहाँ पे लीवर और स्प्लीन को पहले सही करना है, ठीक है। लीवर और स्प्लीन को फोकस करके है ना ट्रीटमेंट देना है, ये हम बताएंगे भी। धैर्य रखिए कि हीमोग्लोबिन की कमी कैसे होता है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, पूरा जो है मॉडर्न और वैदिक तरीके से पढ़ेंगे। और एनीमिया के बारे में भी इसी रक्त धातु में पढ़ेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन का बढ़ना घटना यानी कि रक्त धातु का क्षय और वृद्धि कब होगा ये तो हम बताएंगे ही, ठीक है। अभी थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, आपका बिल्कुल सही प्रश्न है, ये आगे एनीमिया के बारे में भी बताएंगे, ठीक है, और हीमोग्लोबिन के बारे में भी, और रक्त धातु का क्षय वृद्धि भी बताएंगे। तो 8वें महीने, अभी मैंने आपको क्या बताया था जी, कल ही हमने बताया था कि रक्त धातु का निर्माण है ना, रक्त, पहले इसे आप पढ़ लीजिए है ना, धातु रसौद मज्जन्ते प्रत्येकम क्रमतो रसा, यानी कि ये जिस प्रकार लोक में अग्नि से ईख का रस पकता है, ये लाइन पढ़िए, पूरा लाइन पढ़िए ऊपर से नीचे तक। जी, जिस प्रकार लोक की अग्नि से ईख का रस पकता है, उसी प्रकार शरीर के आरंभक रस के अग्नि से आहार का रस पकता है। हाँ, आगे भी पढ़ना है? हाँ जी बिल्कुल जी जी। और पकता हुआ वह रस 5 अहोरात्र यानी रात दिन 1.5 दंड तक प्रथम जो रस धातु अर्थात शरीरांभक रस धातु है उसी में रहता है। इसी बात को सुश्रुत में भी कहा है कि वही रस आहार से उत्पन्न रस एक एक धातु में शरीरांभक प्रत्येक रसादि धातु में 3015 कला परिमित काल तक रहता है। 20 कला का एक मुहूर्त होता है तथा एक मुहूर्त 2 दंड का होता है। अंततः उसमें अर्थात 3015 कला में 5 अहोरात्र 1.5 दंड होता है। इन्हीं सब अभिप्रायों को लेकर भोज ने भी कहा है कि शरीरांभक रस धातु से लेकर मज्जा धातु तक प्रत्येक धातु में क्रम से जाकर रस प्रत्येक धातु में 5 अहोरात्र 1.5 दंड तक रहता है। देखिए इसमें इसका कहने का अर्थ क्या हुआ जी, इसे मैं समझाता हूँ। देखिए ऐसा इसमें बतलाया गया है कि इस लोक में, जैसे कि सभी जानते हैं जी, कि इस लोक में यानी कि इस पिंड में, इस लोक में जो है, इस जो ब्रह्मांड में है उसी इस पिंड में है, यानी कि अपने इस शरीर में है। तो क्या होता है इस लोक में, हम क्या देखते हैं जी, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत इसको कहते हैं जी। ये कौन सा सिद्धांत है जी, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, यानी कि जो इस लोक में है, इस लोक में जो है वही इस पुरुष में है, इसको कहते हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। ये आगे मैं बताऊंगा विस्तार से। कहता जिस प्रकार लोक की अग्नि से, यानी कि इस लोक में देखते हैं, इस ब्रह्मांड में देखते हैं, इस दुनिया में हम देखते हैं कि अग्नि से ईख का रस पकता है, उसी प्रकार शरीर के आरंभक रस के अग्नि के आहार का रस पकता है, और पकता हुआ वह रस 5 अहोरात्र यानी कि 5 रात दिन जी, ठीक है, दिन रात पकता है। तो ऐसा बताया गया है सारंगधर संहिता में, सुश्रुत संहिता में, कि रसाद रक्तम ततो मांसान मेद प्रजायते, मेदो अस्थि ततो मज्जया शुक्र संभवा। ये सूत्र पहले भी मैंने बतलाया था एक बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5-5 दिन लेता है जी। कितने दिन? 5-5 दिन लगता है, और वो जो है धातु क्रम चलता रहता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। जैसे रस धातु का क्रम क्या है जी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो प्रथम 5 दिन तक जो है रस बनता है, रक्त जो है 10 दिन में बनता है, मांस जो है 15 दिन में बनता है, और मेद 20 दिन, अस्थि 25 दिन, मज्जा और अस्थि मज्जा और शुक्र इस प्रकार 30 दिन तक माना जाता है, ठीक है। 30 दिन में सब बन जाता है, ठीक है। तो जो आधुनिक दृष्टिकोण से ऐसा बताया गया है कि 8, 9 या 10 दिन ऐसा ही कुछ है, लगभग 10 दिन के बराबर, ठीक है। 10 दिन में जो है रक्त धातु यानी कि जो स्टेम सेल के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, वो सेल रक्त कोशिका तैयार हुआ है, वो जब रक्त प्रवाह में लीवर स्प्लीन में आता है और रस से पोषण प्राप्त करके रस धातु से पोषण प्राप्त करके रक्त बनता है, रक्त परिपूर्ण बन जाता है, ठीक है। जब रक्त अग्नि की क्रिया होती है तो क्या होता है, ये 10 दिन लग जाता है इस समय में, है ना। और फिर से यही आपको समझना है कि आपका जो है
रस पहला आहार रस बना। आहार रस की जब आहार अग्नि की क्रिया, आहार अन्न रस पे रस अग्नि की क्रिया होगी तो 3 चीज़ बनेगा, मल बनेगा, स्थूल भाग बनेगा, सूक्ष्म भाग बनेगा। तो स्थूल भाग तो आपका रस धातु पूरा बन गया, और सूक्ष्म भाग में आपका उप धातु और रक्त निर्माण अंश बनता है, और वहाँ पे जो है आपका रक्त अग्नि की क्रिया होती है, तब जा कर के क्या है कि स्थूल रक्त बनता है। ठीक है, तो अग्नि की क्रिया होना बहुत ज़रूरी है, तभी बन पाएगा। और अब हम जानते हैं कि रक्त धातु का निर्माण प्रक्रिया ही अभी चल रहा है, तो हम कैसे माने, है ना, कि दूसरे महीने में रक्त धातु की उत्पत्ति होती है आयुर्वेद के अनुसार। तो इसके बारे में बताया गया है, कुछ संकेत दिया गया है, जैसा स्पष्ट नहीं लिखा गया है। आयुर्वेद में ये संकेत दिया गया है कि पहले महीने में रस धातु, दूसरे महीने में रक्त धातु, तीसरे महीने में मांस धातु, चौथे महीने में मेद धातु, और पाँचवें महीने में अस्थि, और छठे महीने में मज्जा, और 7वें महीने में शुक्र धातु, और 8वें महीने में ओज धातु बनता है। तो हर एक महीने में एक एक धातु बनता है जी। तो 8वें महीने का वर्णन ये पढ़िए जी, ये अष्टांग हृदय में भी मिल जाएगा, चरक संहिता में भी मिल जाएगा, सुश्रुत संहिता में मिल जाएगा, सभी संहिता में वर्णन है। 8वें महीने का वर्णन ये पढ़िए। 8वें मास का वर्णन। 8वें महीने में ओज धातु बार बार क्रमशः कभी गर्भवती में और कभी गर्भ में आता जाता रहता है। यही कारण है जब जिस क्षण में ओज धातु जिसमें रहता है वह प्रसन्न और जिसमें नहीं रहता है वह मलिन दिखलाई देता है। अतः एवं 8वें मास में पैदा हुआ शिशु प्रायः जीवित नहीं रहता। यदि जन्म काल में ओज धातु शिशु में रहता है तो बालक जीवित रह जाता है, किंतु उसकी माता की मृत्यु हो जाती है। देखिए जी, ये बहुत ही बड़ी बात आयुर्वेद ने बहुत पहले, हजारों लाखों साल पहले आयुर्वेद के शास्त्रों में है। आप सभी जानते होंगे कि 8वें महीने में जन्म लेना बच्चों के लिए और माता के लिए बहुत बड़ा कष्ट है जी। अगर जन्म हो जाता है तो बच्चा मर जाएगा, अगर बच्चा नहीं मरा है तो माता मर सकती है। ऐसा देखिए यहाँ पे लिखा है, माता की मृत्यु हो जाती। क्यों हो जाती है? 7वें महीने में 7वें महीने में चलेगा, 7वें महीने में जन्म हो जाएगा तब चलेगा, यानी कि माता बच्चा दोनों बच सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ये तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन 8वें महीने में अगर जन्म हो जाता है तो या तो बच्चा की या तो माता की मृत्यु निश्चित है। और 9वें महीने में तब तो सब कुछ ठीक है जी, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया जी? 8वें महीने का वर्णन यहाँ पे ऐसा बतलाया गया जी, ओजो अष्टमे। एक ही सूत्र है जी, क्या है सूत्र जी? ओजो अष्टमे, एक ही सूत्र है, बहुत ही छोटा सूत्र है, बस याद रख लेना है। ओजो अष्टमे, कितना सरल सूत्र है, ओजो अष्टमे। इसको जो है सुश्रुत संहिता में भी लिखा गया है, अष्टमे अस्थिरी भवत योजा, ओजो। ठीक है, यानी कि 8वें महीने में ओज धातु अस्थिर होता है। ठीक है, ये ओज कहाँ से धातु आ गई? तो देखिए, ये सभी धातुओं का क्या है जी? शुक्र धातु के बाद ओज धातु बनती है ना, ओज धातु बनती है, यानी कि सभी धातुओं का मतलब कि पुष्ट हो जाने के बाद ही बनता है ये। तो जब गर्भ में बच्चा होता है तो क्या होता है जी? पहले महीने में रस, दूसरे महीने में रक्त, तीसरे महीने में मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7वें महीने में 7वां धातु है शुक्र, तो 7वें महीने में बनता है। ठीक है, और 8वें महीने में ओज धातु बनता है, और ओज धातु के नष्ट हो जाने से, और ओज धातु क्या होता है जी? ओज धातु क्या होता है कि 8वें महीने में ओज धातु बार बार क्या होता है कि कभी गर्भवती में और कभी गर्भ में आता जाता रहता है, यानी कभी बच्चे में चला जाता है, कभी जो है माँ में आ जाता है ओज धातु। तब क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, अगर बच्चा शिशु जन्म ले लिया तो अगर मान लीजिए बच्चे में है ओज धातु उस समय, तो बच्चा बच गया, लेकिन माँ मृत्यु हो जाती है माँ की। लेकिन अगर माँ में है ओज धातु तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ऐसा है जी। तो ओज धातु का बड़ा महत्व है। ओज धातु नष्ट होने से क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। ओज धातु के नष्ट होने से मृत्यु हो जाती है, यही आयुर्वेद में कहते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी जैसे बीमारी कोई हुई है तो इसमें ओज धातु नष्ट हो गया है, या फिर कोई वृद्धावस्था में हुआ है तो यहाँ पे ओज धातु ही तो नष्ट हुआ, तभी तो मृत्यु हुई। तो ऐसा ही जी, देखिए ऐसा ही जो सुश्रुत संहिता में भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो यही बताया गया है, अष्टमे
अस्थिरी भवत्योजा, यानी कि 8वें महीने में ओज धातु क्या होता है जी, अस्थिर होता है। तो दूसरे महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। दूसरे महीने में रक्त धातु, पहले महीने में रस, दूसरे महीने में रक्त, तीसरे महीने में मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। तो इसीलिए तो एलोपैथी वाले कहते हैं कि 7वें महीने में अस्थि मज्जा धातु की उत्पत्ति हो जाती है, तब यहाँ पे बोन मैरो में आपका रक्त कोशिका का निर्माण होता है। उसने 5वें महीने में क्यों नहीं बताया, या तीसरे महीने में, चौथे महीने में क्यों नहीं बताया? क्योंकि 7वें महीने में ही अस्थि मज्जा धातु का निर्माण होता है। 6ठे महीने में हो जाता है, 7वें महीने ऐसा बताते हैं। ठीक है, मॉडर्न में कि 7वें महीने में क्या है कि अस्थि मज्जा धातु का विकास हो जाने के बाद 7वें महीने में रक्त कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार भी यही बताया गया है, 7वें महीने तक जो होता है शुक्र का विकास यानी कि बच्चों में हो जाता है, शुक्र धातु का निर्माण हो जाता है। और क्या है कि अस्थि मज्जा के बाद ही होगा ना, अस्थि मज्जा शुक्र, तो अस्थि मज्जा का निर्माण हो जाता है। और 8वें महीने में ओज धातु का निर्माण होता है। और यदि इस समय बच्चे की जो है, बच्चे की जन्म होती है ना, शिशु प्रायः जीवित नहीं रहता है। अगर ये तब 8वें मास में पैदा हुआ शिशु प्रायः जीवित नहीं रहता है, या तो बालक जीवित रहता है या फिर माता जीवित रहती है, दोनों में से किसी कोई एक ही जीवित रहा। और कोई रेयर ही ऐसा, वैसे तो नहीं होता है 8वें महीने में किसी शिशु को जन्म, लेकिन होता है, तो इस प्रकार से कंडीशन आ जाता है। ठीक है जी। और इसी का प्रमाण जो है चरक स्थान में भी दिया गया है, चरक शरीर स्थान में। हाँ, 8वें मासे गर्भश्च मातृतो गर्भस्थ च माता, ऐसा कुछ है सूत्र, है ना। ये सूत्र रूप में हमने केवल लिया है, मतलब यही है यहाँ पे कि शुक्र धातु जो है 8वें महीने में ओज धातु बनता है। तो पहले दूसरे महीने में रस और रक्त धातु बनता है जी। ठीक है, तो दूसरे महीने में रक्त धातु बनता है। मॉडर्न के अनुसार भी बताया जा रहा है, दूसरे महीने में रक्त धातु बनता है। यानी कि 3 हफ्ता जो बताते हैं, तो 1 महीना कंप्लीट ही समझिए, दूसरे महीना ही लेकर के माने। ठीक है, तो दूसरे महीने में, तो दोनों क्या है कि अपने अपने स्थान पे सही है पूरा, है ना। अपना आयुर्वेद और मॉडर्न बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हम जो है कल पढ़ेंगे रक्त धातु ही क्यों। ठीक है जी, रक्त धातु ही क्यों पढ़ रहे हैं हम, यानी कि रक्त धातु से क्या है, रक्त धातु के हम जन्म प्रकृति भी बताते हैं आप सभी को, तो कल हम ये भी बता देंगे रक्त धातु ही क्यों और रक्त धातु से जन्म प्रकृति कैसे। ठीक है जी, तो रक्त धातु से कल क्या क्या बनता है, रक्त धातु से क्या क्या बनता है, ये हम देखने वाले हैं जी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप रख सकते हैं। आपका हैंड रेज है सिंधु चौरसिया जी, रितेश आनंद जी, तो आप पूछिए। सर मैं ये पूछ रही थी जी कि जैसा कि तेज धातु मुझे उतने अच्छे समझ में नहीं आया, मतलब क्या है सर, उतने अच्छे से तो नहीं पता है मुझे। तेज महाभूत में बोलता हूँ, तेज महाभूत मतलब अग्नि महाभूत। अग्नि महाभूत, हाँ, तेज महाभूत। तो सर जैसे अभी चर्चा किया सर आपने कि 8वें महीने में गर्भवती महिला में जो तेज धातु की आपने बात की, तो वो ओज धातु, हाँ। तो सर वो कभी गर्भस्थ महिला में होता है और कभी शिशु में होता है, तो ये क्या सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही होता है या फिर कैसे रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिर्फ ओज धातु का जो मूवमेंट होता है सर, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही होता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाँ ऐसा ही है। जिससे क्या है कि जब गर्भस्थ शिशु रहेगा तभी ना क्या है कि कभी गर्भस्थ शिशु में ओज धातु चला जाएगा, कभी माँ में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस समय ओज धातु क्या है, अस्थिर हो रहा होता है ना। ओज धातु निर्माण कह लीजिए और अस्थिर होता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये तो माँ से ही उत्पन्न हो रहा है ना, ओज धातु बन भी रहा है तो माँ से ही बन रहा है, उसी माँ के ओज धातु से इसका बन रहा है, सभी का पालन पोषण हो रहा है शिशु का। तो क्या होता है, एक प्रकार से कह लीजिए कि उसका ओज धातु उसमें जाता है ना, और फिर पुष्ट होता है या फिर अस्थिर होता है लास्ट में। लेकिन अगर इसी दौरान जो है यदि क्या है कि शिशु का जन्म हो जाता है तो मृत्यु होना निश्चित है ना, ये बात है। ऐसा वो परिपक्व नहीं हो पाया। हाँ, परिपक्व नहीं हो पाया, अस्थिर नहीं हो पाया। अभी क्या है कि क्या है कि अस्थिर नहीं हो पाया, इस कारण से इसी दौरान जो है
क्या है कि जन्म हो जाता है शिशु का, तो प्रायः है ना इस प्रकार से आ जाता है कंडीशन। सर मतलब ये ओज होता क्या है सर, मतलब ठीक है, ओज धातु के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी तो रक्त धातु के बारे में पढ़ रहे हैं। ओज धातु ऐसा समझ लीजिए कि जब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये सभी धातु पुष्ट हो जाता है, तब हम कहते हैं ओज धातु के बारे में पढ़ते हैं। तो ओज धातु का कुछ प्रमाण भी बतलाया गया है कि 8 बूंद 10 बूंद ऐसा ही कुछ होता है ना, बहुत कम होता है ये, 8 से 10 8 बूंद ऐसा ही कुछ बताया गया, 8 बूंद मात्र होता है ना। सभी जानते हैं जी रस रक्त कितना प्रमाण होता है, रस 10 अंजलि प्रमाण, 9 अंजलि प्रमाण, रक्त 8 अंजलि प्रमाण, है ना। और इसी प्रकार से क्या है कि शुक्र भी बताया गया है, 1 अंजलि या आधा अंजलि प्रमाण ऐसा बताया गया है शुक्र धातु। और जो ओज है वो मात्र 8 बूंद प्रमाण ऐसा ही बताया गया है। आगे क्लियर करेंगे क्या है कि ओज धातु के बारे में भी पढ़ेंगे। ओज क्या है, सभी धातुओं का निचोड़ है, ठीक है, सबसे लास्ट बन, सब पुष्ट हो जाता है यानी सब बन जाता है तब बनता है ना। तो कहते हैं इसके जो ओजस्वी है, तेजस्वी है ना। जब क्या है कि ओजस्वी किसको कहते हैं, जब सभी धातुओं का जो है, मान लीजिए कि सभी धातु है ना, अपने कोई भी अभी क्लास में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, तो सभी व्यक्ति के शरीर में सभी धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये सभी धातु जब सुरक्षित रहते हैं, पुष्ट रहता है, तब क्या है ओज धातु का निर्माण होता है। लेकिन जब धातुओं का क्षय हो जाता है, चाहे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा या शुक्र धातु का किसी प्रकार के क्षय हो जाता है, तो ओज धातु नहीं बन पाता है। तो ओज धातु के बारे में बहुत बड़ा है, ओज धातु के बारे में पढ़ना अभी बहुत ज़रूरी है, पढ़ेंगे ओज धातु के बारे में भी, ठीक है। ओज धातु के रहने से या ना रहने से क्या होता है ना। ओज के कारण ही तो सब कुछ हो पा रहा है। ओज धातु नष्ट हो जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। ओज धातु है अच्छे कंडीशन में तो हम बहुत ज़्यादा ओजस्वी रहेंगे, है ना। और ओज धातु घट जाएगा या नष्ट हो जाएगा तो मृत्यु, और घट जाएगा, बिगड़ जाएगा तो हम लोग क्या है कि हमें क्या है कि हमें यादाश्त शक्ति नहीं रहेगा, धारण शक्ति नहीं रहेगा, है ना। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, पागलपन जैसे कंडीशन होगा। तो ये सब ओज धातु है जी। तो हम पढ़ेंगे ओज धातु के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो हमें लगता है कि आप सभी को जो है रक्त धातु का निर्माण समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार कह देता हूँ कि कल एक प्रश्न आया था कि रस धातु यहाँ पे तो आया नहीं। अब किनका प्रश्न था, शायद राजीव कुमार जी, किनका प्रश्न था जी? कल किसी का प्रश्न आया था? मेरा था सर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया था। तो आज समझ में आ गया जी कि रस धातु का क्या योगदान रहेगा रक्त बनने में। बिल्कुल सर, डिटेल और चार्ट तो बहुत बढ़िया था, चार्ट से एकदम ही क्लियर हो गया सर। ये इससे ना फॉर्मेशन ऑफ रक्त धातु। चलिए ठीक है, आगे भी मास अग्नि की से आगे जब पढ़ाएंगे मास धातु तो मास अग्नि से चलेंगे लेकर के। तो ऐसा ही होता है जी कि जब क्या है कि जो रक्त कोशिका जब लीवर स्प्लीन में आता है, तब यहाँ पे क्या है कि क्या होता है, जो अग्नि की क्रिया होती है, रक्त अग्नि की क्रिया होती है, और रस धातु पोषण देता है किसको, रक्त को। ये सभी को स्पष्ट है जी कि रस धातु रक्त धातु को पोषण देता है और उससे जो है रक्त निर्माण होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, तो उस सेल को, उस कोशिका, रक्त कोशिका को क्या है कि रस धातु पोषण देता है, तब हम कहते हैं कि रस से रक्त बन गया। पोषण देने वाला रस है और बनने वाला रक्त कोशिका है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनता है जी, है ना। ये क्रिया लीवर में बनता है। तो ये जो पूरा जो है हम लोगों ने आज एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आयुर्वेद का और मॉडर्न का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया है, रक्त धातु का निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। तो रक्त धातु का निर्माण प्रक्रिया जिसे हम हेमेटोपोएसिस कहते हैं, इसमें 3 स्टेज होता है, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, है ना। ये मैच्योर कहाँ पे होता है, तो ये सभी हमने देख लिया है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में और भी आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी इतना ही जानते हैं, है ना, कि अभी तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। ये सब क्या है, प्लेटलेट क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है ना, और रक्त धातु का क्षय वृद्धि एनीमिया क्या है, थैलेसीमिया क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी चिकित्सा भी इसी अध्याय में रखेंगे, है ना, क्योंकि अभी हम रक्त धातु पढ़ रहे हैं तो रक्त धातु से संबंधित ही है ये सभी। तो रक्त धातु की चिकित्सा भी यहीं पे हम देखेंगे, ठीक है। तो रक्त निर्माण प्रक्रिया जो है हमने लगभग सभी समझ लिया है। तो ये रक्त क्या है, तो रक्त में 2 चीज़ें मैंने बताया था, प्लाज्मा है और ये सब सॉलिड पार्टिकल है, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो ये सब जो है बोन मैरो से उत्पन्न होकर के लीवर में परिपक्व होकर के
रक्त धातु का निर्माण करता है जी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।